हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे 11वीं फिजिक्स में बच्चों, वृत्तीय सड़क पर साइकिल सवार कोई व्यक्ति है, उसका गणितीय व्याख्या, उसके वेग के लिए हम फार्मूला निकालेंगे कि कितना वेग होना चाहिए, कैसे वृत्तीय मार्ग पर साइकिल चलाना चाहिए। तो देख सकते हैं भाई साहब, आप में से कोई एक होगा जो यहाँ पे चित्र में अंकित है। मजाक कर रहा हूँ, अन्यथा मत लेना। भाई साहब, एक व्यक्ति है और साइकिल पर सवार है। देखो, ये साइकिल का पहिया हो गया और पहिया में पैडल लगा रहता है ना, तो उसका एक पैर भाई इधर है और एक पैर इधर है। और ये बच्चों हिंडल हो गया, जिसमें दोनों हाथ बेचारा पकड़ के रखा है, ब्रेक भी लगाया। चलो मैं ब्रेक भी बना देता हूँ। मान लो ब्रेक लगाने बिना भाई साइकिल कैसे चला सकते हो, सही है कि नहीं। अब बच्चों, यहाँ पे ये जब गति करता है तो आप सबको पता है कि वृत्तीय मार्ग पर जब भी हम साइकिल चलाते हैं थोड़ा सा झुकना पड़ता है, और जब झुकते हैं बच्चों तो उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। जैसे ये आपका जो पॉइंट बता रहा है, ये बाहर है बच्चों, ये अंदर की ओर है। तो जब हम वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं, वृत्तीय मार्ग पर साइकिल मुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा शरीर झुक जाता है, हम खुद झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान हो सके हमारे शरीर को, ताकि हमारा साइकिल बेहतर रूप से गमन कर सके। और बच्चों, कोई भी वस्तु किसी भी स्थान पर होगा तो सबसे ज्यादा उसका एक बल पृथ्वी की ओर लगता है, जिसे बोलते हैं बच्चों भार। ठीक है, भार बोलते हैं बच्चों, क्या भार। भार W बराबर mg होता है। ये अभिलंब के नीचे की ओर, कहने का मतलब जो आपका अविलंब होता है उसके नीचे अविलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और भार Wmg पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल होता है। जहां m क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान है, यहाँ पे साइकिल सहित व्यक्ति का द्रव्यमान है बच्चों, और g क्या है, पृथ्वी द्वारा आकर्षण है, गुरुत्वीय बल है। अब बच्चों, जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा वस्तु के लंबवत होता है। जैसे ये वस्तु है, इसके लंबवत लगेगा, तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण। तो जब भी बच्चों हम कोण के सामने वाली भुजा लेंगे, जैसे ये वाला भुजा होगा, ये लंब होगा, और लंब वाले को जैसे r sin थीटा बताएंगे, और ये बच्चा हो जाएगा आपका आधार, इसको हम r cos थीटा बताते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है वो वस्तु के लंबवत होता है। समझो भाई, ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर अच्छे, ये पृथ्वी का लंब है, पृथ्वी से लंबवत है, सीधा ऊपर है। तो बच्चों, यदि हम अभिलंब प्रतिक्रिया देखेंगे, r है, ये ऊर्ध्वाधर है, लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया माना किसे जाता है, सीधे लंबवत माना जाता है, पृथ्वी के लंबवत। तो भाई इस r को हम दो घटक में वियोजित कर देते हैं बच्चों, जो कि क्षैतिज हो गया r sin थीटा और ऊर्ध्वाधर हो गया r cos थीटा। ये कैसे होगा बच्चों, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा के फार्मूला से सेपरेट सेट हो जाता है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बताइए यहाँ पे ये मान लीजिए कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब बटा बच्चों आपका r हो, लंब बटा कर्ण, कर्ण मतलब r, तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। तो जब हम इस लंब का मान निकालेंगे तो r साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा कॉस थीटा होता है वो आधार से रिप्रेजेंट होता है बच्चों, तो आधार में r cos थीटा होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी मान को दो घटकों में वियोजित करते हैं तो बच्चों कोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, और लंब में हमारा r साइन थीटा हो जाएगा r के लिए, और आधार हो जाएगा r cos थीटा। ऐसे हम जो कई सारे थ्योरम में घर्षण बल को भी दो घटकों में वियोजित करते हैं। तो कोण देख लो, कोण के सामने वाली भुजा जिस दिशा पे जाएगी वो आपका बच्चों लंब हो जाएगा, साइन से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जो बचेगा भुजा वो आधार हो जाएगा। तो हमने लिखा बच्चों कि माना साइकिल सवार सहित द्रव्यमान m है, व्यक्ति का द्रव्यमान पूरा m है, वह मोड़ को r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर भी चाल से पार करता है। यदि जो आपका सड़क का मोड़ है वो बच्चों भी चाल से r त्रिज्या का मोड़ है और उस पर पार करता है। ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुक जाता है। भाई जितना भी कोण उसको होना चाहिए, जैसे मान लीजिए सीधा साइकिल चला रहा है वो लंबवत है, ऊर्ध्वाधर है, लेकिन जब वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है तो कितना कोण झुक जाता है बच्चों, थीटा कोण, इसलिए अभिलंब प्रतिक्रिया इधर हो जाती है। ठीक है, तब इस निकाय पर निम्न बल कार्य करते हैं। एक तो भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये जो भार लग रहा बच्चों mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और अभिलंब प्रतिक्रिया r, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बच्चों थीटा कोण, अभिलंब से थीटा कोण पर लग रहा होता है, यानी ऊर्ध्वाधर जो भी रेखा है उसे थीटा कोण पर अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा है, इसलिए इसको दो घटक में वियोजित करते हैं। एक तो बच्चों r cos थीटा, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और r sin थीटा आपका क्षैतिज घटक हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। इतना क्लियर बच्चों। अब इतना हमेशा याद रखना थोड़ा सा कि जो बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक r cos थीटा है उसके विपरीत mg है,
तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, आप सबने पढ़ा है। और ये कहता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। मतलब बच्चों यहाँ पे जो r cos थीटा है ये ऊपर की ओर है, ये भार mg को संतुलित करता है। तो ये लो बच्चों r cos थीटा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है जो कि निकाय mg को संतुलित करता है। तो इसलिए बच्चों जो आपका r cos थीटा हो जाएगा, r cos थीटा जो हो जाएगा वो mg के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों। तो इसको आप समीकरण 1 दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे कि r cos थीटा mg के बराबर कैसे हो गया। तो डायग्राम से देख लो, ये जो आपका ऊर्ध्वाधर घटक था r cos थीटा ये संतुलित करेगा बच्चों नीचे की ओर जो पृथ्वी पर भार लग रहा होता है। अब दूसरा जो हमारा r sin थीटा बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा r sin थीटा जो वृत्त के अंदर की ओर लग रहा है और यही r sin थीटा जो है इस साइकिल सवार व्यक्ति को अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। तो यहां पर मैंने लिखा बच्चों जो r sin थीटा है वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो ये r जो sin थीटा है, ये जो r sin थीटा है बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल mb² बटे r की, ये अभिकेंद्र बल होता है। और इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। बस क्या बच्चों, अब समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर तो भाग दे दो बच्चों, समीकरण 2 में देना है। तो r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा और बच्चों इधर हो जाएगा mb² बटा r डिवाइड बाय mg। ठीक है, तो कुछ कट पिट रहा तो काट पिट दो बच्चों, r से r कट गया, साइन बटा cos को बोलते हैं tan थीटा। और बच्चों यहाँ पे m से m कट गया तो v² नीचे हो जाएगा rg। ठीक है, v² rg। ठीक है, ये आपका एक समीकरण निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, समीकरण निकल कर आ गया। इसी से हम वेग का मान निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर निष्कर्ष भी निकलता है इसका, जैसे पक्षांतर करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कितना आएगा बच्चों, थोड़ा सा दिखेगा, v² का मान हो जाएगा rg tan थीटा। अब भाई वेग अधिकतम हो, मतलब चाल बढ़िया चल सके, इसके लिए tan थीटा का मान कितना होना चाहिए बच्चों, शून्य ना होना चाहिए, है ना। tan थीटा का मान क्या होना चाहिए भाई, ऐसा मान हो जिससे कि इसका मान बढ़ सके। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अच्छे चाल से चल सके तो उसका वेग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यदि वेग कम हो तो tan थीटा का मान भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये कंडीशन है, कोई दिक्कत है नहीं। यदि v बराबर देखेंगे तो हो जाएगा √rg tan थीटा। ठीक है बच्चों, rg tan थीटा यही मोड़ में सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए साइकिल सवार का न्यूनतम वेग का व्यंजक है। और जिन बच्चों को यदि फिजिक्स का नोट्स लेना है, अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 96 85 29 91 49, क्योंकि नोट्स में प्रॉपर रूप से आपको डिटेल्स में पूरा हर एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। और अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया मतलब प्रॉपर तैयारी आपकी हो नहीं पा रही होगी, और प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 96 85 29 91 49, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, इस पर आप कॉन्टैक्ट जरूर करना, नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।